हेलो दोस्तों। पेन पेपर हाथ में है। नाइन्थ के जो बायोलॉजी के बुक साथ में तो बने रहे, पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर 5 खाद्य संसाधन पौधे 9th क्लास के है, बायोलॉजी का है। इसका हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय। तो चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। क्या कर रहा, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद उर्वरक के उपयोग की तुलना करें। पादप संकरण के फसल के लिए नई किस्म की विकसित करने में सहायता करें। समुन्नत किस्म के गुण और दोषी को तुलना करें। अब मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों के चयन के सिद्धांत का पालन करें। इस प्रकार से टोटल 7 प्रश्न है। 7 प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला हम क्या कह रहा, मिट्टी की उर्वरकता बनाने रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। उत्तर हो जाएगा, यदि हम खेत में केवल खाद डालते हैं तो खेत की उर्वरकता शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन तुरंत असर नहीं होता है। लेकिन उर्वरक शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। यदि केवल उर्वरकों का ही प्रयोग किया जाता है तो फसल का उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि उर्वरक तुरंत ही पोषक तत्व प्रदान कर देता है, लेकिन उर्वरक शक्ति लंबे समय तक नहीं बनी रहती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी, PTC। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। इस तरीक़ा से प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 2, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा, पादप संस्करण किस प्रकार फसल की नई किस्म विकसित करने में सहायक होता है। उत्तर हो जाएगा, पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुद्ध फसल किस्म को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। संकर पौधे में दोनों जनक पौधे को वांछित गुणों का भली भांति सम्मिश्रित होता है। संकर पौधे अपने जनक पौधे से गुणों में सर्वथा भिन्न नहीं होता, वरन समुच्चय भी होते हैं। अतः संकर पौधे को फसल की समूह किस्म कहते हैं। पादप संस्करण देश के फसल सुधार कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। समृद्ध किस्म की फसल की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयोग गुणों जैसे उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, समुद्ध किस्म के फसलों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयोगी गुण जैसे उच्च उत्पादन, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि का चयन किया जाता है। इन गुणों वाले जनकों के बीच संकर करवाया जाता है, जो अंतराकिस्मिक पौधे के विभिन्न स्पीशीज के बीच होने वाले संकर अंतरस्पीशीज पौधे के 2 विभिन्न जेनेरा के बीच होने वाले संकर हो सकते हैं। इन संकरों के अलावे ऐच्छिक गुण, कौन गुण, इन संकरों के अलावे ऐच्छिक गुणों के लिए जिम्मेदार DNA के खंड या चीज के एक पौधे से दूसरे पौधे के प्रति प्रतिरोपित कर भी फसल की नई किस्म विकसित की जाती है। इसके फलस्वरूप ऐसी आनुवांशिक पर रूपांतरित फसल की प्राप्ति हो सकती है जो मौजूदा वातावरण तथा ज़रूरतों के अनुकूल हो। अतः पादप संकरण फसल की नई किस्म विकसित करने में सहायक होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ल बच्चा है कहीं से,
प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3, उन्नत किस्म के गुण वाले दोष की तुलना करें। उन्नत किस्म के गुणों के और दोषों की क्या करें, तुलना करें। उत्तर, फसल की समृद्ध किस्म के गुण, उच्च उपज, समूच किस्म से पारंपरिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्म या समूच प्रजाति कहते हैं। दूसरा है जो कहा पूर्व परिपक्व, अर्लियर मैचुरेशन, इसको कहते हैं संकर किस्म के अपेक्षा कम समय में तथा एक साथ पक कर तैयार हो जाता है। इससे खेत जल्दी खाली हो जाते हैं और किसान उनमें दूसरी फसल लगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकता है। कह रहा है तीसरा में खाद का बेहतर असर, रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव समूच किस्मों पर अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इनमें पैदावार भी बहुत अधिक मिलती है। चौथा, वांछित गुणों की उपलब्धता, एवेलेबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर, चूँकि संकर के दौरान अच्छे गुणों वाले पौधे का चयन किया जाता है, अतः समूच किस्मों में वांछित गुणों का सम्मिलित रहता है, जैसे रोगाणु प्रतिरोध क्षमता, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता आदि। 5 में कह रहा बौनी प्रजातियाँ, ड्रॉप वेराइटीज, समूच किस्म प्रायः बौनी होती है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होती है। फलतः मौसम के प्रतिकूल स्थिति जैसे तेज हवा के झोंके, तेज बारिश आदि का सामना करने में अधिक सक्षम होती है। इसके अलावा बौने पौधे कम पोषक का उपयोग करते हैं। क्रम 6 में विस्तृत अनुकूलनशील, बाइंडर एडॉप्टेबिलिटी, समूच किस्म भिन्न वातावरण के अनुकूल होता है और आसानी से अपने को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती है। फसल के समूच किस्म के दोष, उच्च किस्म निवेश, समूच किस्म के इस्तेमाल से फसल तैयार करने के लिए पारंपरिक किस्मों के मुकाबले अधिक कृषि निवेशन को आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इन किस्मों को अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक, अधिक सिंचाई आदि चाहिए। कम चारे की प्राप्ति, समूच किस्म के देसी किस्मों की अपेक्षा कम चारा उपलब्ध होता है, क्योंकि ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। खरपतवार नियंत्रण, इनमें खरपतवार नियंत्रण अधिक आवश्यक पड़ती है। ये था आपका कोची, 2 गुण भी था और दोष भी था। हम लोग चलते हैं अब प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 4 की ओर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन क्या करा, 4 नंबर जो देखते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों के चयन में किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। उत्तर, एक ही भूखंड पर 2 या ज़्यादा फसल एक साथ मिलाकर उगाने की प्रथा मिश्रित फसल उत्पादन कहलाता है। इसमें एक ही भूखंड पर 2 या 2 से अधिक फसल को साथ साथ उगाया जाता है, जैसे गेहूं और सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी, गेहूं और चना, मकई और उर्दबीन, सोयाबीन और अरहर, जौ और चिक मटर आदि। इसके प्रथा द्वारा फसल का पूर्ण विफलता से बचाया है। मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है जहां वर्षा की कमी रहती है। इसके अंतर्गत सामान्य धान फसल के साथ फलीदार फसल, लेगुमिनियस क्रॉप के सिद्धांत का चयन किया जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी, पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मृदा की उर्वरकता बनाए रखती है। उत्तर, एक ही भूमि पर बदल बदल कर अनुक्रमण में फसल उगाए की प्रणाली को फसल चक्र कहा जाता है। अनाज की फसल में से मिट्टी के तत्वों की कमी हो जाती है, इसके लिए अगली फसल दाल की उगाई चाहिए, क्योंकि दाल की जड़ों में ग्रंथियों या गांठ पाई जाती है। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए एक आवश्यक वृद्धि कोष है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, खरपतवार नियंत्रण के तरीके की चर्चा करें। उत्तर, खरपतवार को निम्नलिखित तरीके से नियंत्रण किया जाता है। पहला, यांत्रिक विधि, इसमें खरपतवार को खुरपी से, हाथों से, जोत से जलाकर तथा बाड़ से निकाला जाता है। कृषण विधि, बीज तैयार करना, समय पर फसल बोना और फसल चक्रण को क्या कहते हैं, कृषण विधि कहते हैं। रसायन विधि, खरपतवार रसायन जैसे इटाजीन 2,1,4-D, फ्यूलक्लोरीन, आइसोप्रोट्यून इत्यादि का छिड़काव करके रसायन को हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। 5 में जैविक विधि, कांटेदार खरपतवार नागफनी को कोकिनियाई कीड़ा द्वारा तथा जलीय खरपतवार को फिश ग्राम द्वारा हटाया जा सकता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कितना, 5। क्या करा प्रश्न, करा भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ का नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारणों का वर्णन करें। उत्तर, भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारण ये हैं। जैविक कारण, खाद्य पदार्थ के भंडारण अवधि में सबसे अधिक नुकसान सूक्ष्मजीव, कीट तथा जंतुओं से होता है। सूक्ष्मजीव जैसे खमीर, फफूंदी, कवक और जीवाणु के अलावे पीड़क कीट जैसे लाल अन्न, भृंग, दाल, भूंग, धान, धुआं, मकड़े आदि। पशु में जैसे कौन कौन, चूहा, खरगोश, बकरी आदि, एवं पक्षी में जैसे गौरैया, तोता, मैना आदि द्वारा खाद्य की मुख्य रूप से क्षति होती है। अजैविक कारण से, कुछ था जैविक कारण, अजैविक कारण से कैसे क्षति होता, भंडारण के मध्य खाद्यों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख अजैविक कारण निम्नलिखित है। पहला, नमी, खाद्यों में नमी की मात्रा अधिक से अधिक 14% होनी चाहिए। परिपक्व खाद्य में 16 से 18% तक नमी रहता है, जिसे भंडारण के पहले सुखाकर 14% से कम करना जरूरी है। अगर खाद्य में नमी अधिक रह गई तो सूक्ष्मजीव, कवक आदि की वृद्धि और क्रियाशीलता की गति बढ़ जाती है, जो हानिकारक है। इससे अनाज के बजाय तथा अनुकूलन क्षमता में कमी आती है। उत्पादन की कीमत एवं गुणवत्ता का ह्रास होता है। तापमान क्या है, खाद्यान्न को सुरक्षित भंडारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर होनी चाहिए, अथवा सूक्ष्म जीव एवं कीटाणु की वृद्धि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फलस्वरूप खाद्य अपनी गुणवत्ता खो देता है और मानव के उपयोग के योग्य नहीं रह पाते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी से। दोस्तों जैसा कि मैंने देखा आपको
इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न जो देखते हैं, प्रश्न कह रहा, मनुष्य के परपोषी क्यों कहा जाता है? दाल, अनाज, सब्जी और फल से हमें क्या प्राप्त होते हैं? हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? संकर फसल किसे कहते हैं? इस तरीक़ा से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? टोटल 34 प्रश्न है। 3400 प्रश्न को हम लोग करे जाएंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, डायरेक्ट पढ़ते हैं प्रश्न। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। देखते प्रश्न फर्स्ट क्या करा जो देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा, मनुष्य को परपोषी इसलिए कहा जाता है कि वह शरीर के भीतर भोजन उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा, दाल, अनाज, सब्जी और फल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा, दाल से प्रोटीन प्रदान करता है, अनाज कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, फल व सब्जी विटामिन तथा खनिज प्रदान करता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। प्रश्न संख्या 3 क्या करा जो देखते हैं। करा, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, हरित क्रांति का मुख्य कारण फसल के उत्पादन में कमी तथा अच्छे किस्म के बीज की कमी को नियंत्रण कर फसल उत्पादन में वृद्धि करना तथा उन्नत खेती को प्रोत्साहित देना है। ये कौन क्रांति कहलाएगा? फसल क्रांति कहलाएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 किसको कहते हैं जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, किस प्रकार के फसल को खरीद फसल कहा जाता है? किस प्रकार के फसल को खरीद फसल कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, वर्षा ऋतु में उगने वाले फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर अगला करा, क्वेश्चन क्या करा, संकर फसल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, किसी फसल की 2 वांछित गुणों वाली पृथक प्रजाति के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर एक नवीन प्रजाति विकसित करने को पादप संकर कहा जाता है। पादप संकर के फलस्वरूप विकसित नवीन समुद्री फसल किस्म को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। संकर पौधे में दोनों जगह पौधे के वांछित गुणों को भली भांति संपन्न होता है, इसे ही संकर फसल कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो सर क्लियर है। चलते प्रश्न संख्या आगे 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा 6, पादप प्रजनन की परिभाषा लिखें। पादप प्रजनन की परिभाषा लिखें। पहला उत्तर हो जाएगा, फसल समुद्र किस्म के अनेक लाभ हैं। ये ज़्यादा पैदावार, पूर्व परिपक्व को बेहतर असर, वांछित गुण, विस्तृत अनुकूलशीलन वाली होती है। ये कैसे कहलाता? पादप प्रजनन की परिभाषा यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या करा, हरे पौधे को अपने वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषण तत्व की जरूरत है? कितने पोषण तत्व की जरूरत है? उत्तर हो जाएगा, हरे पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है, जिनमें कुछ सूक्ष्मदर्शिक तो कुछ वृद्धमार्थिक तत्व होते हैं।
कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, सूक्ष्म पोषक क्या है? सूक्ष्म पोषक क्या है? उत्तर हो जाएगा कुछ पादप पोषक ऐसे भी हैं जिनकी जरूरत केवल अल्प मात्रा में ही होती है। कुछ पादप पोषण ऐसे भी हैं जिनकी जरूरत केवल अल्प मात्रा में ही होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम एवं क्लोरीन इत्यादि। ये कौन है? सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं। परा संख्या 9 क्या कह रहा है? तो कह रहा 9 में खाद के अनुप्रयोग मृदा को क्या प्राप्त होता है? उत्तर खाद के अनुप्रयोग से मृदा को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। कौन तत्व की? पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम इत्यादि प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न संख्या 10 में प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग से होने वाली 2 समस्याओं के नाम लिखे। प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग से होने वाली 2 समस्याओं के नाम लिखे। उत्तर प्राकृतिक उर्वरकों के अनुप्रयोग से 2 समस्या हैं। पहला, खाद की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है जिसमें किसानों को उसके परिवहन और भंडारण में कठिनाई होती है। दूसरा, इसमें विशिष्ट पादप पोषण की काफ़ी कमी होती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या 11 वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट में केचुआ का उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट में केचुआ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 किस प्रकार की खेती से एक से ज़्यादा फसल उत्पादन किया जाता है? तो किस प्रकार की खेती से एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मिश्रित फसल उत्पादन की खेती से एक से ज़्यादा का फसल का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 में क्या कहते हैं? 13 क्या होगा? किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा गेहूं और सरसों मिश्रित खेती का एक प्रकार है। या सरसों या लिख सकते हैं तीसी और खेसारी भी लिख सकते हैं। एक कृषि फसल का क्या है? मिश्रित खेती का एक उदाहरण है। उत्तर अगला क्वेश्चन नंबर 14 मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करें। उत्तर यह जोखिम को है न्यूनतम करता है। मिश्रित फसल के एक महत्व को उल्लेख करें, यह जोखिम को न्यूनतम करता है। यानी कि क्या इसमें जोखिम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि एक फसल नहीं उपजा तो दूसरा फसल तो हो ही जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पीड़क पेस्ट क्या है? पीड़क मतलब पेस्ट क्या है? उत्तर समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं। समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 16 एक कीट पीड़क का नाम लिखें। टिड्डा एक कीट पीड़क है। टिड्डा है तो कौन कीट पीड़क है? एक कीट पीड़क है। 17 खरपतवार क्या है? उत्तर वैसे अवांछित पौधे जो उगाए जाने वाले पौधे के साथ स्वयं उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या करा? खरपतवारी नाशी क्या है? उत्तर अच्छी उपज के लिए अवांछित पौधे या खरपतवारों को विनाश करने वाली रसायनों को खरपतवारी नाशी कहा जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर 19 किसी 2 आम खरपतवारों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा पहला चौलाई, बथुआ, ये 2 है खरपतवार का नाम है।
और बहुत सारे बथुआ और बहुत सारे गदपुड़वा होता है, सामा घास होता है, मैंने कोनो घास के नाम लिखे कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रोगाणु मिट्टी पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं। रोगाणु पौधे में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट होता है। उत्तर, रोगाणु मिट्टी पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन्हें माध्यमों द्वारा एक पौधे के विभिन्न भागों में प्रवेश कर उनकी नुकसान करता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर लगता है कि हाँ आपसे इस चैनल से आपको प्रॉफिट हो रहा है या कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने के लिए मिल रहा है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो आपकी मर्जी है, आप जाके रील्स देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 21, पीडनाशी का क्या कार्य है। कौननाशी, पीडनाशी का क्या कार्य है। उत्तर, फसलों की रोगों से सुरक्षा ही पीडनाशी कार्य है। कह रहा फसलों से सुरक्षा करना ही क्या कहलाता है, पीडनाशी का कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले दो अजैव कारकों के नाम लिखें। भंडारण में अनाजों के हानि पहुंचाने वाले दो क्या करने के लिए, दो हानि पहुंचाने वाले दो अजैव कारकों के नाम। उत्तर, भंडारण में अनाजों के हानि पहुंचाने वाले दो अजैव कारण नमी और तापमान है। नमी ज़्यादा रह जाएगा अनाज तो वो भी पहुंचा देगा, तापमान ज़्यादा रहेगा वो भी पहुंचा देगा हानि अनाज को। इसलिए तो आपको देखते हैं घर में अगर अनाज को रखा जाता तो उसको सुखा के, क्योंकि नमी कम हो गई, और ज़्यादा भी सुखा के रखेगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा भंडारण के दौरान अनाज को हानि पहुंचाने वाले दो अजैव कारणों का नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा भंडारकों के दौरान अनाज की हानि पहुंचाने वाले दो कारण सूक्ष्म जीव और कौची है, कीट है। वो अजैव था ही जैव है, तो जैव में सूक्ष्म कीट हो जाएगा और एक सूक्ष्म जीव हो जाएगा यह। क्वेश्चन नंबर 24 धूमन किसे कहते हैं। उत्तर, धूमन क्रिया के कुछ वाष्पशील रसायनों जैसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड की बनी गोली को निश्चित मात्रा में अनाजों में डाला जाता है, इससे पीड़नों का नाश होता है, इसे कहते हैं धूमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय वैज्ञानिक के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं जी, श्वेत क्रांति या डेयरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दालों के सेवन से हमें मुख्यतः प्राप्त होता है। तो दालों के लिखिएगा, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः प्रोटीन प्राप्त होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान, ये पूरा लिखिए, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः लिख दीजिएगा प्रोटीन प्राप्त होता है। बीच में खाली प्रोटीन लिख दीजिएगा, बाकी एकदम छाप दीजिएगा, नंबर देने की गारंटी मेरा रहा। इसलिए तो कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा, फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है। फास्फोरस किस प्रकार का पोषक। उत्तर, बृहद पोषक है। फास्फोरस के साथ बृहद पोषक है। 28 गेहूँ किस प्रकार का फसल है। गेहूँ किस फसल का फसल है। तो गेहूँ रबी फसल यानी रबी क्रॉप है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 29 गाजर घास किस प्रकार का पौधा है। तो गाजर जो है घास है, पाइथेनियम प्रकार का क्या है, पौधा है, यानी गाजर एक प्रकार का क्या है, घास है। चलते हैं परा संख्या आगे 30 की ओर चलते हैं। क्या करा 30 में कह रहा है 4D 2D 4D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। खरपतवारी या वीडीसाइट्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है ऐच्छिक गुणों के वाहक DNA खंड को एक पौधा से दूसरे पौधे में प्रतिरूपित कर किस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा नए किस्म के पौधे विकसित किए जाते हैं। कौन
कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार की खेती में रसायन उर्वरक कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है? उत्तर हो जाएगा कार्बनिक खेती में रसायनों का उपयोग तथा पीड़नकारी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन, सिक्किम ऐसा राज्य है जो कार्बनिक खेती को है ना ऑर्गेनिक खेती होता है। सिक्किम मात्र भारत में एक ऐसा सिक्किम राज्य है जहाँ ऑर्गेनिक खेती किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सल्फर किस प्रकार का पोषक है? उत्तर हो जाएगा सल्फर वृहद पोषक है, यानी सल्फर में बहुत सारे मात्रा में पोषक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा जो देखते हैं, खेतों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया है होगा, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो निराई या बीडिंग कहलाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ हेलो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। चैप्टर क्या है? 5 है। लघु उत्तरीय प्रश्न, अनाज के उत्पादन बढ़ने की क्या आवश्यकता है? मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? इस सारे प्रश्न को हम लोग क्या देंगे? जवाब देंगे। तो चलते हैं, देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या है? अनाजों के उत्पादन बढ़ने की क्या आवश्यकता है? अनाजों के उत्पादन बढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अभी हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है एवं यह अगर इसी गति से बढ़ती रही तो 2020 तक हमारी आबादी लगभग 134 करोड़ हो जाएगी। इतना है, इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 241 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता हर वर्ष पड़ेगी, लेकिन हमारे पास अन्न उत्पादन के लिए भूमि सीमित है। अतः हमें अनाज के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 2 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 2, मानसून के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के? तो उत्तर हो जाएगा मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला खरीफ फसल, ऐसे फसल खरीफ क्रॉप डेकेडाइस, ऐसी फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाते हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, ईख, सोयाबीन, मूंगफली आदि। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटनी अक्टूबर के आसपास होती है। अगला रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल। रबी फसल रबी क्रॉप, जो फसलें शीत ऋतु में उगाए जाते हैं उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, तीसी, मटर, सरसों, आलू, अलसी आदि। इसकी बुआई अक्टूबर माह में एवं कटाई मार्च में होती है। अगला तीसरा नंबर का रहा ग्रीष्म फसल, ग्रीष्मकालीन फसल। यहाँ पर कमल लिखा गया, यहाँ पर फसल होगा समर क्रॉप। दलहन, उड़द, दलहन में कैसे उड़द, मूंग की बुआई मार्च जून के बीच गर्मी के महीने में की जाती है, जिसे क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रहती है वहाँ धान, मकई, आलू एवं मूंगफली भी ग्रीष्म फसल की तरह लगाए जाते हैं।
कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटी सी। 3 में समूत किस्म के एक मुख्य गुण के एवं गुण मुख्य दोष को लिखे। उत्तर, समूच किस्मों के एक प्रमुख गुण है उच्च उपज, हाई एल्डिंग। समून किस्मों में से पारंपरिक किस्म की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है। इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्म या समून प्रजाति कहते हैं। समूत किस्म के एक मुख्य दोष उच्च कृषि निवेश, हाई एग्रीकल्चर इम्पैक्ट। समूच किस्म के इस्तेमाल से फसल तैयार करने के लिए पारंपरिक किस्मों के मुकाबले अधिक कृषि निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इन किस्मों को अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक, अधिक सिंचाई आदि की जाती है। पारा संख्या 4 की ओर चलते हैं हम लोग। 4 क्या करा जो देखते हैं। करा संकर के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। उत्तर, संकर मतलब हाइब्रिड के लिए फसलों के उपयोगी गुणों जैसे उच्च उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको, वैसे ही देख रहे देते हैं। कह रहा है 5 में क्या कह रहा है, बृहद पोषक क्या है और इसके बृहद पोषक क्यों कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, वे तत्व जो पौधे की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं उन्हें बृहद तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक है अतः इसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या करा जो देखते हैं। पौधा अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है। उत्तर, पौधा पोषक तत्व को खाद तथा उर्वरक से प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 7 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक की तुलना में आसान क्यों है। उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक उर्वरक में किसानों को इसके परिवहन और भंडारण में कठिनाई होती है, साथ ही इनमें विशिष्ट पादप पोषक की काफ़ी कमी होती है जिसे फसलों में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, धान आदि। इनमें प्राकृतिक खाद बहुत लाभप्रद नहीं होता, अतः रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है जो प्रदान करने वाले होते हैं। अतः रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक आसान होता है, यहाँ पर हो जाएगा उर्वरक आसान होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटी सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या करा 8, क्या करा प्रश्न संख्या 8, कार्बनिक खेती में क्या होता है। कार्बनिक खेती में क्या होता है। उत्तर, खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं कर कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। बिल्कुल नहीं करके यहाँ पर होना, कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते होंगे कार्बनिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। इस प्रकार की खेती में पौधे के अपशिष्ट, जानवरों के मल मूत्र, कृषि अपशिष्ट आदि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा मृदा की उर्वरकता बढ़ाई जाती है। इसमें नील हरित शैवाल का संवर्धन किया जाता है
जो वायु से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन कर जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पर संख्या करा 9 क्या है जो देखते हैं। 9 में करा फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है? फसलों के सिंचाई के लिए क्या महत्व है? उत्तर, सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों के जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं ताकि फसल सूखने न पाए और पैदावार अच्छी और भरपूर हो। अच्छी फसल और भरपूर पैदावार के लिए उचित और समुचित सिंचाई परम आवश्यक है। कौन आवश्यक है? परम आवश्यक है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। हमारे देश में अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई वर्षा पर ही आधारित है। जिस पर वर्षा अच्छी और समय पर हुई तो भरपूर फसल तथा पैदावार होती है। ठीक इसके विपरीत जिस वर्ष अच्छी तथा समय पर वर्षा नहीं होती है, फसल तथा पैदावार है भी प्रभावित होते हैं। वर्षा की कमी के कारण उसकी सिंचाई के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें कुआं एवं नलकूप, नहर, जाल, तालाब इत्यादि के जरिए सिंचाई की जाती है। अंततः खेती के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन से? पीटी से। प्रश्न संख्या 10 का रहा क्या जो देखते हैं। नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है? उत्तर, नदी जल उठाव प्रणाली में उन क्षेत्रों में जहां नहर में जल प्रवाह पर्याप्त नहीं होता है, उन क्षेत्रों के आसपास की नदियां को वहां के सीधे जल को खींचकर सिंचाई की जाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या करा जो देखते। प्रश्न संख्या 11 करा है मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है? उत्तर होगा मिश्रित फसल उत्पादन। पहला में फसल असफलता को कम करना, इसका उद्देश्य मिश्रित फसल। दो फसलों के बीच बोने से पहले मिला दिए जाते हैं। तीसरा क्या है इसका अंतर? तीसरा, इसके पंक्ति नहीं बनाई जाती है। चौथा हो जाएगा इसमें फसल विशेष उर्वरक लगाना कठिन होता है। पांचवा क्या है? इसके फसल अलग काटना एवं सिंचाई संभव नहीं है। उसी में अंतर फसल क्या है जो देखते हैं। 5 पॉइंट इसमें, तो 5 पॉइंट आप चाहिए तो इस तरीका से बीच करके लिख सकते हैं। इधर से इसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके अंतरा फसल और मिश्रित फसल में हम यहाँ पर लंबे लंबे लिख दिए। यहाँ पर क्या होगा अंतरा फसल में? पहला, प्रति इकाई क्षेत्रफल पैदावार बढ़ाना इसके उद्देश्य है। दूसरा, इसमें मिलाए नहीं जाते हैं। तीसरा, इसमें पंक्तियाँ बनाई जाती है। चौथा, इसके उर्वरक आवश्यकता अनुसार पंक्ति में लगाए जाते हैं। पाँचवा, इसमें फसलों की कटाई व निराई अलग अलग संभव है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। इसलिए तो कहते हैं पढ़ लीजिए चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 12, फसल चक्र के लिए दलहन पौधा का चुनाव क्यों होता है? उत्तर, फसल चक्रण द्वारा दलहन फसल का चुनाव इसलिए किया जाता है कि मृदा में पोषण तत्व की पूर्ति रहे, क्योंकि दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु के गांठ मौजूद होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिर कर उन्हें मिट्टी में पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं,
जो फसल के लिए अनिवार्य पोषक तत्व हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या करा जो देखते हैं। कह रहा 13 फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य। उत्तर, फसल पौधे की खेतों में खरपतवार, कीड़ों, जीवाणु, कवक आदि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होता है। समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्टर कहते हैं। अतः फसल पौधे को विभिन्न तरीकों से पीड़कों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या करा जो देखते हैं। खेतों में खरपतवार को फसल से मुक्त कराना क्यों जरूरी है। उत्तर, खेतों में खरपतवार को फसल से मुक्त कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण फसल की वृद्धि पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पैदावार भी अपेक्षाकृत काफ़ी घट जाती है। अतः अच्छी उपज के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार के खेतों से निकाल देना चाहिए। चलते प्रश्न संख्या कितना 5 की ओर। करा पीड़ननाशी क्या है, खेत में इसका उपयोग क्यों करते हैं। उत्तर, वे विषैले रसायन जो पीड़कों को समाप्त करने या इन पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है पीड़नाशी कहलाते हैं। कवकनाशी, कीटनाशी, कृंतकनाशी सभी सम्मिलित रूप से पीड़कनाशी ही कहलाते हैं। पीड़कनाशी से फसलों की रोग से सुरक्षा की जाती है, जैसे सूक्ष्मजीव, वायरस, जीवाणु, कवक आदि। कीट पीड़क भी फसलों की काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। इन कीट पीड़कों को पीड़कनाशी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही फसल को रोगाणु मुक्त कर इसको बढ़ने में मददगार होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। चलते प्रश्न संख्या 16 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 16। नमी और तापमान खाद्यान्नों को प्रभावित कैसे करता है। उत्तर, खाद्यान्नों से नमी की मात्रा अधिक से अधिक 14% होनी चाहिए। परिपक्व खाद्यान्न 16 से 18% तक नमी रहती है, जिसे भंडारण के पहले खुखार 14% से कम करना जरूरी है। अगर खाद्यान्नों में नमी अधिक रह गई तो सूक्ष्मजीव, कवकों आदि की वृद्धि और क्रियाशील की गति बढ़ जाती है, जो हानिकारक है। इससे अनाजों और अंकुश क्षमता में कमी आती है। उत्पादन की कीमत एक गुणवत्ता का ह्रास होता है। खाद्यान्नों की सुरक्षा भंडारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर होना चाहिए, अन्यथा सूक्ष्मजीव एवं कीटों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न अपनी गुणवत्ता खो देते हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं रह जाते हैं। अतः नमी और तापमान खाद्यान्नों के भंडारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अगले हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें,
अपना व्यक्ति इस तरह से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन सिंह सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।